Thank you very much, Mr. Narendra Modi. You've laid out very compelling picture for the future of India. You also you've also spoken about the possibility of another person coming in, taking over, and the sort of work that can be done. Lesser government, more effective governance. That's the Namo mantra. It's now down to the most interesting, the operative part, the question and answer session. I'm sure all of you are very anxious to ask questions of the Gujarat Chief Minister. I'll begin by asking Mr. Arun Puri to ask the first question. मोदी जी, आपने ये तो जवाब दे दिया कि जो गुजरात में आपने कमाल किया है वो नेशनल लेवल पे हो सकता है। तो अब एक ही सवाल बचा है कि नामो जी तैयार हैं यहाँ आने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए? जो मर्जी आपकी पार्टी करे। मैं बताता हूं, मेरी जो चिंतन शिविर होती है, उस चिंतन शिविर में मैं अगर किसी राज्य ने कोई अच्छा काम किया हो तो इनको बुला करके उनसे लेसन लेता हूं। जैसे एक बार मैंने केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, देखिए वहां एक अफसर ने एक अच्छा कुडुम्बश्री करके प्रोग्राम शुरू किया था। अब मैंने उसके विषय में पढ़ा तो मैंने उनको बुलाया और उनसे हमने 2 घंटे तक एक स्टूडेंट की तरह बैठ करके पूरा प्रोजेक्ट समझा, सुना और उसको हमने हमारे तरीके से गुजरात में लागू किया। मैं समझता हूं अगर गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू करके अपने आप यहां लागू हो जाएगा। मेरी आने की जरूरत नहीं है। पूरा जवाब नहीं दिया, मैंने बोला आप इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि नहीं? सीधी बात, जो मर्जी आपकी पार्टी बोल। मैं बताता हूं मेरे जीवन का एक मंत्र है जिसको मैंने पूरी तरह अपने जीवन में पालन किया है। और मैं जब नौजवानों से मिलता हूं तो मैं आग्रह से उनको ये मंत्र के संबंध में कहता हूं, भैया इसको ध्यान में रखो। मैं उनको कहता हूं, जीवन में कभी भी बनने के सपने मत देखो, कुछ करने के सपने देखो। ज्यादातर लोग बनने के सपने देखते हैं और फिर मर जाते हैं। कुछ करने का सपना देखो, करते करते चलते चलो, जो होगा सो होगा। मैं बताता हूं, आप किसी घर में जाओगे और 2 बच्चे होते हैं तो मां बाप परिचय कर, ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अभी तो 5वीं स्कूल में गया है और 12th में फेल हो जाता है। अब उसके मन पे प्रेशर रहता है, यार मैंने तो कहा था डॉक्टर बनना है। अच्छा, फिर वो टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद वो आनंद नहीं आता है, वो लगता है यार डॉक्टर बनना था, टीचर बन गए, डॉक्टर बनना था, टीचर। मैंने टीचर की लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि सोच में गड़बड़ थी। और इसलिए मैंने अपने जीवन में मान करके चला हूं, कभी कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का जरूर सपने होने चाहिए और उस करते रहना चाहिए। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री बना उस पल तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैं ये भी बता दूं, ये दुनिया में एस्ट्रोलॉजर इतने घूमते नहीं, मुझे भी मिला नहीं अभी तक। किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का नहीं कहा, किसी ने नहीं। और इसलिए भाई मेरा मत है, मुझे जब जो काम मिले बड़ी लगन से करता रहता हूं। अभी गुजरात की जनता ने मुझे काम दिया है, बहुत जी जान से लगाऊं मित्रों, पागल की तरह लगाऊंगा। तो आपकी मां ने आपको नहीं बोला कि आप प्रधानमंत्री बनना? मैंने कहा मेरा मंत्र, या तो मेरे मंत्र पर ही आज डिबेट है, तो मैंने अपना मंत्र बता दिया। आप समझो कि आप नेशनल लेवल पे कोई भी आए, आप आओ कोई भी आए, कि जो आपके समझ में 3 बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, 3 या 5 जो भी है, कि उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उसको कैसे अटैक करोगे? आप क्या समझते हो नंबर 1 क्या है? देखिए, आप कोई A ग्रेड का प्रॉब्लम है, कोई B ग्रेड का प्रॉब्लम है, कोई C ग्रेड का प्रॉब्लम है, वो किया जा सकता है। सबसे बड़ा हमारा माइंडसेट इज अवर प्रॉब्लम।
हम खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मित्रों, हम हर आफत को अवसर में पलटने के सपने क्यों नहीं देखते? और अगर हम आफत को अवसर में, मैं अपना गुजरात का इंसिडेंट बताता हूं। मेरा इतना बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था। मित्रों, उस भूकंप के बाद हम लोगों ने जो काम किया है और जिस प्रकार से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश के मॉडल के रूप में काम किया है, आपत्ति बड़ी भयंकर थी, लेकिन उस आपत्ति से उसको अवसर में पलट करके हमारे देश में आपत्तियां होगी, सबसे पहले तय करेगा हमें उसको अवसर में पलटना है। अगर उसको अवसर में पलटने के लिए करते हैं तो मैं फायदा होगा। दूसरा, देखिए, डेमोक्रेसी ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। इन द ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेट होना पड़ेगा। अगर हम ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेट नहीं होते हैं, हम लोगों को जोड़ते नहीं हैं, हम लोगों को बांटते नहीं हैं, तो मैं नहीं मानता हूं कि जन भागीदारी के बिना इतना बड़ा देश चला सकते हैं। और इसलिए शासन व्यवस्था को जनता को आगे रख करके चलाने की एक नई व्यवस्था का विजन के साथ विकसित करना पड़ेगा। हम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुर्भाग्य से हम गंवा रहे हैं, वो है हमारी युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति। इनकी शक्ति की तरफ हम ध्यान नहीं देते जी। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया सखी मंडल का। गांव की गरीब माताओं बहनों को मैंने जोड़ा। आज 25 लाख बहनें उसमें जुड़ी हैं एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ 1700 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है ईयरली। 1700 करोड़ रुपीज गरीब गांव की महिलाओं के माध्यम से रहा। और विद इन नियर फ्यूचर वी विल क्रॉस 5000 करोड़ रुपीज, जो सिर्फ इन गरीब महिलाओं के हाथ में होगा। मित्रों, ये इतनी बड़ी ताकत है हमारे। अब कुछ लोग कहते हैं ना, देश की ग्रोथ को 9% करना है तो क्या करें? मैं कहता हूं हिंदुस्तान की माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ दीजिए, अब 9% ग्रोथ के डबल ताकत हो जाएगी, डबल ताकत हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिकली बताइए ना, ये तो बड़ी जनरल बात हो गई कि आप देखिए एक दो चीजें जो जैसे महंगाई, हाँ जी, करप्शन, गुड गवर्नेंस। करप्शन को पकड़ो आप। हाँ जी, कैसे करोगे आप? देखिए, करप्शन को अगर हटाना है तो उसके बहुत अच्छे सरल रास्ते हैं। एक, करप्शन क्यों होता है? जब डिसीजन लेने वाले व्यक्ति के पास डिस्क्रिमिनेशन का पावर होता है, उसी के अंदर करप्शन का बीज बोया हुआ होता है। और इसलिए स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन, राज्य पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी अवेलेबल है और वो पब्लिक में होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी निर्णय कर सकता है, हाँ मैं इसके लिए योग्य हूं, मैं इसके लिए अयोग्य हूं, फिर वो किसी को देने की कोशिश नहीं करता है। दूसरा, जैसे हर सरकार में आप किसी भी मुख्यमंत्री को मिल लीजिए और अगर दोस्ती है तो प्राइवेटली उसको पूछिए तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम बताइए, यार ये ट्रांसफर करे मैं बहुत परेशान, सुबह शाम हजारों लोग, इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, कार्यकर्ता भी आएंगे, इसको यहां रखो। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, मुझे 12 साल हो गए, मेरी चेंबर में अब तक ट्रांसफर के विषय को लेकर के एक भी आदमी नहीं आया है। मेरे राज्य में ट्रांसफर उद्योग टोटली बंद है, टोटली बंद है। और मेरे यहां गुड गवर्नेंस की एक शर्त होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर। और पूरे हिंदुस्तान में मेरे यहां अफसरों की स्टेबिलिटी का टेन्योर हाईएस्ट है। मैं बदलता नहीं हूं। मैं कहता हूं किसी को बदलो मतलब प्रॉब्लम ट्रांसफर कर रहे हो तो भले नहीं यही प्रॉब्लम खड़ा करता रहे, अब तुम पहचान गए हो कि गलत आदमी है तो ठीक से व्यवहार करोगे। तो इसका परिणाम ये आया है कि अकाउंटेबिलिटी आती है। जब स्टेबिलिटी है तो तुम पूछ सकते हो भाई इतने साल हो गए तुमको ये काम दिया था क्यों नहीं कर रहे हो। अब जब आप हिसाब किताब मांगना शुरू करते हो तो चीजें आपकी इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचा सकती है। दूसरा, इन दिनों जो सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है करप्शन से बचने, वो टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी की संभावना बहुत रहती है। आप इधर उधर की चीजें कर नहीं सकते हैं। जैसे पहले एडमिशन में बहुत घपले होते थे, आज सारी चीजें कंप्यूटराइज होने के कारण 0.001% भी फर्क होता है तो लड़का जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाता है, जीत जाता है, उसको एडमिशन मिल जाता है। करप्शन की ताकत कम कर दिया उसने। मैं मानता हूं इन चीजों से कर, और फिर शुरुआत ऊपर से करनी पड़ती है। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहा तो नीचे सब फायदा होगा।
अगर आपका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं रहा तो सब लोग कहते हैं नहीं यार ये समय है काम करो, बाकी गड़बड़ में, और सब करते हैं। पार्टीज को पैसे की तो जरूरत होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहां से आएगा मोदी जी? देखिए, आपको दान मांगना हिंदुस्तान में बुरा नहीं माना गया है, दान मांगना बुरा नहीं माना गया, लेकिन आप ये कहो कि इस ब्रिज के अंदर 10% तुम ज्यादा टेंडर भरो, ब्रिज ऐसा ही बना दो, मुझे इतना दे देना, मैं समझता हूं वो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसलिए ये गिव एंड टेक वाला जो चला है ना, उसको कैसे भी कर रोकना होगा, वरना आप पब्लिक में जाइए ना। अब जैसे मेरे यहां पिछले बार चुनाव था तो हमने बिल्कुल 15 दिन अभियान चलाया गांव गांव जाने का, फंड कलेक्शन का, और सारे अखबारों ने मेरी बेइज्जती की, सबने लिखा कि मोदी फिरौती कर रहा है, मोदी ढिकना कर रहा है, कार्यकर्ताओं को गांव गांव भेजा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, दुनिया भर की गाली पड़ी। लेकिन मैंने कहा मैं बड़े बड़े लोगों से पैसों के लिए जाने वाला नहीं हूं, छोटे छोटे, उससे मुझे फायदा हुआ, नोट भी मिला, वोट भी मिला, चुनाव भी जीत गया। मेरी बेईमानी, मेरी बेइज्जती बहुत हुई, आप मीडिया देख लीजिए उस समय के, और इतना झूठ चला है पूरा, लेकिन सह लिया, मैंने क्या करूं, लेकिन मुझे सही रास्ते पर जाना था तो उस सहते हुए मैं चला, उसमें फायदा हुआ। मोदी जी, आपने वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लोगों के सामने रखी, लेकिन आपके आलोचक ये कहते हैं कि इसी गुजरात की एक और तस्वीर भी है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आंकड़े हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के, और ये आंकड़े देखते हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर आप कितने लोगों को ला पाए, और ये आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004 और 2010 के बीच महाराष्ट्र में 13.7, तमिलनाडु में 12.3, कर्नाटक में 9.7, राजस्थान में 9.6 और गुजरात में 8.6% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। सवाल ये जो कई लोग पूछते हैं आपसे वो ये कि आपके राज्य में अमीर लोग, उद्योगपति तो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, वो है वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको आप उसी रफ्तार से गरीबी रेखा के ऊपर नहीं। देखिए, मेरे गुजरात के अंदर कई राज्यों से ट्रेनें आती हैं, कई राज्यों से, और अगर आप सूरत, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, गांधीधाम जाने वाली ट्रेनें जो है वहां जाके देखोगे तो हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत बड़ी मात्रा में गरीब लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे राज्य में आते हैं, और वो आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सेंसस जब होता है तो उनका भी काउंटिंग होता है। तो मेरे यहां बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी हम इंपोर्ट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको गरीबी से बाहर लाएं, और मैं मानता हूं ये सिलसिला चलता रहेगा। गुजरात जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, ये लोग, गरीब लोग वहां रोजी रोटी के लिए आने वाले हैं, और सेटल होने तक वो गरीब रहेंगे, उसके बाद वो बाहर आएंगे, और मैं मानता हूं हम बहुत बड़ी सेवा करेंगे, और मैं इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा हूं अगर देश के गरीब लोग मेरे राज्य में आते हैं। उसके कारण मेरे राज्य की छवि को थोड़ा सा भी इधर उधर का हल्का सा हाथ लग जाता है तो लग जाता है, लेकिन कम से कम कुछ गरीब का तो भला होता है। क्योंकि जब आपसे पूछा गया मोदी साहब मैल नरिशमेंट के बारे में, कुपोषण के बारे में, तो आपने कुछ इसी तरह का बयान दिया कि गुजरात में महिलाएं चूंकि वो फैशन कॉन्शियस हैं, इस वजह से वो खाना नहीं खाती, इस वजह से वो मैल नरिश्ड हैं। लेकिन 2011 के आंकड़े दिखाते हैं कि 38.77% लोग गुजरात में मैल नरिश्ड हैं बच्चे, और ये नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में, जिस गुजरात को आप एक डेवलप्ड स्टेट दिखाते हैं वैसे काफी पुअर परफॉर्मेंस है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस है कि उस पर गुजरात पिछड़ता क्यों है, अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मेरे किसी वाक्य को उछाल करके टीआरपी के लिए चलता रहता है, तो उसमें आपने उपयोग किया था इसका, लेकिन उस दिन मैंने क्या कहा था वो पूरा सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे और यहां बैठे हुए किसी के विचार में फर्क नहीं हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य है मीडिया वाले देश को कहीं पर भी खींचने की कोशिश करते हैं, ले जाते हैं, तो उसमें मैं भी उसका शिकार हो गया था। भाइयों बहनों, मैंने ये कहा था कि माल न्यूट्रिशन वो सिर्फ गरीबी के कारण होता है ऐसा नहीं है, गरीबी एक कारण तो है ही है, लेकिन जो गरीब नहीं है उनके यहां भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। क्यों? जो मैं उस समय कहा था वो कह रहा हूं। क्यों? एक,
एक तो ये फास्ट फूड का मामला, पता ही नहीं क्या खाना जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है और क्या नहीं खाना। ये पैसे हैं लेकिन वो खाने के तौर पर। दूसरा, आज आप यहां बैठे रही, कई माताएं बहनें बैठी, वो अपने घर में बच्ची को दूध पिलाना होता होगा तो दौड़ना पड़ता है पीछे पीछे, अरे दूध पी लो बेटा, दूध पी लो। वो कहते नहीं, मुझे बात दूध पी। ये हर घर के अंदर झगड़ा है। माँ बाप अपने बच्चों को खिलाना पिलाना चाहते हैं, बच्चे मानते नहीं, और वो इसलिए नहीं मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई, आवश्यकता है हेल्थ कॉन्शियस होने की, लेकिन अधिक हो रहे हैं ब्यूटी कॉन्शियस। मैंने इसी के कारण कुपोषण होता है ऐसा कभी कहा नहीं। पहली बार आज जुबान खोल रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है आपको एक काम आ गया, भाग के चलाते रहे, और मेरी इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि अच्छे परिवारों में भी दिक्कत है, अच्छे परिवार में भी दिक्कत है। और हम सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेंगे? जहां तक गुजरात का सवाल है, आपको मित्रों, भारत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि माल न्यूट्रिशन के कारण बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। 2001 की जो सेंसस आई, उस 2001 के सेंसस का रिपोर्ट मेरे पास आया 2004 में। ये मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। और मैंने फिर मेरे अफसरों से ब्रीफिंग लिया, मैंने कहा भाई बताओ क्या क्या है इसमें। उसमें मेरे ध्यान में आया कि मेरे राज्य में 2 समस्याएं उभर करके आई, एक जेंडर की और दूसरी न्यूट्रिशन की। 2005 से मिशन मोड में गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इनिशिएटिव लिया, और अभी भी आज भी हिंदुस्तान के पास माल न्यूट्रिशन के संबंध में कोई सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। आईसीडीएस के माध्यम से जो जानकारी जाती है उसके आधार पर आता है। अभी आपने देखा, पिछले हफ्ते भारत सरकार ने हमको एक इनाम दिया, वो उस तरफ मीडिया का ध्यान गया नहीं है। मां ना मित्रों, सच बोलने की सजा तो मैं भुगतता हूं, थोड़ी और भुगतूंगा। भारत सरकार ने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट को इस बात के लिए इनाम दिया है कि माल न्यूट्रिशन की स्थिति को ट्रैक कर करके किस प्रकार से आगे चला जाएगी, इंस्टीट्यूशनल कैसे कैसे, मैकेनिज्म कैसे लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, मॉनिटरिंग कैसे लाएं, इंप्रूवमेंट कैसे लाएं, इसका एक बहुत बड़ा होलिस्टिक विजन का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में उत्तम काम के लिए पिछले हफ्ते हमें अवार्ड मिला है न्यूट्रिशन के संबंध में। दूसरा, इन दिनों कल ही आपने सीएजी के काफी माहौल गरमाया था, उस सीएजी का रिपोर्ट है लेटेस्ट भारत सरकार की। उसका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में माल न्यूट्रिशन में से बाहर आने की दिशा में पूरा भारत एवरेज 8% इंप्रूव हुआ है। हिंदुस्तान का इंप्रूवमेंट 8%, गुजरात का इंप्रूवमेंट हाईएस्ट इन इंडिया 33%। सेकंड इज मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु 22 है, वी आर 33%। इसका मतलब ये हुआ कि समस्या जब से ध्यान में आई है, इस बार का मेरा एक मिशन बलम सुखम एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया है, मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूं। इस साल मेरा बजट है उसका 2000 करोड़ रुपीस इन वन स्टेट, 2000 करोड़ रुपीस। मित्रों, मेरे यहां पहले 13,000 पंचायतें हैं, 4,000 पंचायतों में फ्लोराइड वाला पानी था। अब ये न्यूट्रिशन के सब कॉजेज हैं, रूट कॉज हैं। आज मैं नर्मदा का पानी पाइपलाइन से पहुंचाता हूं और उसके कारण मुश्किल से 4,000 में से 50 गांव फ्लोराइड वाले रहे। अब ये जो पहुंचेगा उसका फायदा मिलने वाला है, और ये लगातार कंसिस्टेंटली करने का काम होता है। और मैं मानता हूं कि अगर ये सीएजी का रिपोर्ट को आधार में मानूं तो हम शायद सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और हमें विश्वास है कि हम इन न्यूट्रिशन की समस्या से उभर करके गुजरात में एक स्वस्थ समाज देने में दिशा में सफल होंगे। मोदी जी, आप लगातार विकास की दर की बात करते हैं, गुजरात के मॉडल की बात करते हैं। आंकड़े सर ये दिखाते हैं कि अगर हम विदेशी निवेश की बात करें तो 2000 से 2012 के बीच महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु में गुजरात से ज्यादा विदेशी निवेश आया है। भैया, ये फिगर कहां से लाए हो आप? सर मैं नहीं जानता हूं, ये रिजर्व बैंक लेकिन ये कोई मना नहीं कर सकता, पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ गुजरात का है। सारे फिगर्स अवेलेबल है। दूसरा, वो अगर मानना नहीं है तो गुजरात के अंदर भारत सरकार के फिगर के हिसाब से लास्ट 7 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट एक्शन के द्वारा जो जॉब मिले हैं 72% जॉब अकेले गुजरात ने दिए हैं। 28% में पूरा हिंदुस्तान है। अगर ये उद्योगों का विकास न हुआ होता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप न हुआ होता, तो रोजगारी कहां मिलती? अभी 1 महीने पहले भारत सरकार का फिगर आया है कि हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात है, सबसे कम बेरोजगारी वाला। ये सब तब संभव होता है जबकि मेरे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कुछ काम करते हो, तभी होता है, वरना तो हो ही नहीं सकता है। Open it up to the Yes, floor. let's take some questions from the audience. Who wants to ask the first question? The gentleman over here. Yes. The young man. नरेंद्र, नमस्कार। मैं नवीन भट्टर कलकत्ता से। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम मध्यम उम्र के जो पीढ़ी है उनसे आप क्या मार्गदर्शन या क्या सलाह देना चाहें जिससे कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक सुसज्जित और व्यवस्थित समाज दे सकें। न मैं इतना वयोवृद्ध हूं, न मैं इतना तपोवृद्ध हूं कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर सकूं, न मेरा वो राइट बनता है, न मेरी कोई वो हैसियत है, लेकिन हम सब मित्र हैं। ज्यादातर हम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। जो लोग आजादी के लिए पहले पैदा हुए, उनके जीवन में देश के लिए मरने का सौभाग्य था। हमारे लिए देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य है और जी के दिखाना चाहिए। प्रसून, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? नहीं, सबसे लेंगे। मोदी जी, आपने एक किस्सा भी सुनाया और एक सच भी बताया। तभी हम समझ गए थे कि कुछ करके आए। नहीं, कुछ नहीं था, कोई फिक्सिंग नहीं है। मोदी जी, आपने बताया कि गुजरात में टैक्स की उगाही के लिए आपने एक नायाब रास्ता निकाला कि डमरू बजा देंगे। हमें लगता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिस आस में, आज आपको बताना चाहिए डमरू ये लोग बजा देंगे। आपको दिल्ली आने से बीजेपी के भीतर कौन रोक रहा है? नहीं, मैं सच में नहीं पढ़ रहा। सवाल पूरा हो गया? नहीं, मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो शेर वाला भाई, मैं दिल्ली में बैठा हूं, देखो तो, अगर किसी ने रुका होता तो कैसे बैठता? ये दिल्ली है भाई, मैप पे दिखाओ प्रश्न को। मैं दिल्ली में हूं, मुझे किसी ने नहीं रोका। मोदी जी, एक सप्लीमेंट्री है इसमें कि दरअसल आपने किस्सा मैंने कहा कि वही अटक गए क्या? हम लोग अक्सर पूछते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष से पूछते हैं या तमाम पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि मोदी जी का क्या होगा। वो शेर के जिस तरह से लाइसेंस दिखाया गया था, शेर को आपने किस्सा सुनाया, उसी तरीके से हमें बोल देते हैं संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो लाइसेंस दिखा देते हैं। आप क्या उस लाइसेंस के लिए रुके हुए हैं? क्या है मसला? क्या आपको इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन सेट है, निर्णय की प्रक्रियाएं हैं,
और इतने सारे माहौल के बीच भी अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए डेमोक्रेटिक वे में एक पार्टी चल रही है, यह आनंद का विषय नहीं है। आनंद होना चाहिए भैया कि यस दिस इज द वे। परिवार के अंदर तय नहीं होता है, आनंद होना चाहिए आपको यार। मिस्टर गुलाब चंद। जी गुलाब चंद। नरेंद्र भाई, आपने एक विकास के बारे में सब कहा, मगर एशिया पैसिफिक खंड में दो नई पावर्स खड़ी हुई है, एक चीन एक भारत। अब आर्थिक विकास दोनों में हुआ है और इसमें चाइना अभी बहुत आगे चला गया है। मिलिट्री पावर भी चाइना में इतनी बढ़ गई है कि आज अमेरिका और रूस जैसे लोग उनको एक प्रतिद्वंदी मानते हैं। आपकी क्या राय है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में, ग्लोबली और एशिया पैसिफिक खंड में हिंदुस्तान का जियोपॉलिटिकल स्थान क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए भाई, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर का युग करीब करीब समाप्त हो चुका है। नॉलेज इज पावर, पूरा युग बदल चुका है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन के आधार पर दुनिया का नेतृत्व होने वाला है। और इतिहास कहता है भारत जब मानव जब ज्ञान युग में रहा है तब उसका नेतृत्व हिंदुस्तान ने किया है। हम 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, ये ज्ञान का युग है। और आज भी कल तक जिस देश की कोई छवि नहीं थी, हमारे 20, 22, 24 साल के बच्चों ने कंप्यूटर पर हाथ रख करके पूरे दुनिया में देश की छवि बदल दी। तो जगत इससे प्रभावित होने वाला है। और ये मेरा साफ मानना है कि ये जो शक्ति है, उस शक्ति के पुरोधे से हम विश्व के अंदर अपनी हैसियत शक्ति बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन हाथ पैर चलते नहीं, तो ऐसा नहीं चल सकता। दमखम भी तो होना चाहिए। और आज के समय में कुछ मात्रा में दमखम की आवश्यकता भी दिखती है। पिछले दिनों जो घटनाएं घटी है उससे तो ज्यादा लगता है कि भाई कुछ कम से कम आंख तो दिखाओ। मोदी जी, आप अक्सर सरकार की पाकिस्तान नीति की आलोचना करते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान एक मिनट, ये आधा वाक्य कहां से लाए? हाँ जी, ये शुरू का आधा वाक्य कहां से लाया? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे फर्ज कीजिए, आपने कहा कि आप अक्सर पाकिस्तान की आलोचना करते हैं। नहीं, पाकिस्तान की नहीं, मैं बोल रहा हूं कि भारत सरकार की पाकिस्तान को लेकर जो नीति है उसकी अक्सर बीजेपी आलोचना करती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान से जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, आपके हिसाब से एक आइडियल नीति क्या होनी चाहिए? सरकार को पाकिस्तान से जो खतरे हैं, दोस्त भी है, वाजपेयी जी भी गए थे लाहौर, करगिल भी हुआ, आपके हिसाब से कैसे टैकल करना? भारत के लिए अपने सभी, न सिर्फ पाकिस्तान, सभी पड़ोसी देशों से उत्तम, अच्छे से अच्छे रिश्ते होने चाहिए। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे हितों की रक्षा करते हुए। और जिसमें हमारे हितों की रक्षा होती है उसमें हमने आगे बढ़ना चाहिए। अब किसी जमाने में 1962 के बाद चाइना के साथ हमारा कितना तनाव रहा, हम चाइना को कैसे देखते थे, धीरे धीरे करके जनता के बीच में चाइना के साथ संबंध बनता गया। और आज वो कटुता का माहौल नहीं है, हम सब अनुभव करते हैं, सहज रूप से बनता जा रहा है। डिप्लोमेटिक होगा, गवर्नमेंट होगा, इश्यूज होंगे, उसको अपने तरीके से हैंडल किया जाएगा। पाकिस्तान में भी अब जैसे मेरे गुजरात में मेरा कराची से बहुत सीधा नाता रहता है और बड़ा सहज नाता रहता है। हम लोगों को कोई खास कठिनाई कभी महसूस नहीं होती जनता के लेवल पे। ये प्रेशर जितना बढ़ेगा, पाकिस्तान भी हरकतें करना बंद करेगा, जरूर बंद करेगा। जनरल वीपी मलिक। आपने तो थोड़ी देर पहले बोला कि मिलिट्री की आवश्यकता है, जो साथी हैं सबको आप तो डॉक्टर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब तक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तब तक हमको मिलिट्री को रखना पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और अपने पर्सपेक्टिव दिए डेवलपमेंट के ऊपर, पर एक और मैं पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहता हूं और वो है नेशनल सिक्योरिटी की एक और प्रॉब्लम जो हम पब्लिक में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, और वो ये है कि इस वक्त हमारा डिफेंस बजट 2,00,000 करोड़ है। मुझे मालूम नहीं कितने जीरो पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है, और उसका ज्यादा हिस्सा जो है हम बाहर भेजते हैं क्योंकि हमको अपने हथियार बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उससे करप्शन भी होती है। लेकिन इस वक्त हमारा देश 70% अपने जो हथियार हैं वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और हमारी ताकत उसको प्रोड्यूस करने की सिर्फ 30% है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इस विषय के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे आप देखते हैं? मेरा सपना है कि हम विश्व को हथियार सप्लाई करने वाले देश बनना चाहिए। हम सप्लायर बने, हम बायर न बने। और गुजरात ने इनिशिएटिव लिया है। हमने पिछले दिनों वाइब्रेंट समिट में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से जुड़े जितने लोग थे उन सबको बुलाया। आर्मी से भी निकले हुए लोग, नेवी से निकले हुए, एयरफोर्स से निकले हुए जो इस फील्ड में एडवाइजर का रोल कर रहे हैं उनको बुलाया, और गुजरात गवर्नमेंट। और हमने कहा कि भाई हमने अब जब ये नियम बनाया कि भाई इंडिजीनियस 30% स्कोप है ना नए रूल्स में, तो क्यों ना उसका फायदा उठाए। गुजरात एक स्पेशल पॉलिसी लेकर के आ रहा है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज के लिए। उसके लिए आवश्यक जो भी सुविधाएं हम जुटाना चाहते हैं। मेरे यहां पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटीज को मैंने कहा था कि आप इंजीनियरिंग में डिफेंस रिलेटेड इंजीनियरिंग के कोर्सेज चालू कीजिए। तो मेरे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी पिछले 3 साल से चल रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। और तीसरा काम मेरा चल रहा है पॉलिसी फ्रेम का, और आने वाले दिनों में हम क्लियर कट पॉलिसी लेकर के आएंगे। और आज भी हमारे देश में कई लोग, आज भी मुझे एक कंपनी के लोगों से यही मेरा दिल्ली में मिलना हुआ कि वो जहाज बनाते हैं, हवाई जहाज युद्ध के लिए। मैंने उनको ऑफर किया है, आप मेरे पास आइए गुजरात में, आपकी प्रपोजल लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तो गुजरात उस दिशा में अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन और भी लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं मलिक जी के इस बात से बहुत सहमत हूं कि भारत न सिर्फ शस्त्रास्त्रों के संबंध में सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन भारत ग्लोबल मार्केट कैप्चर करने के इरादे से आगे बढ़े। और मैं मानता हूं हम कर सकते हैं। इन सब चीजों की दुनिया को जरूरत है और हम कर सकते हैं। मोदी जी, आप बिजनेस के लिए इतने फ्रेंडली हो कि आप लोगों को, बिजनेसमैन को गुजरात में बुलाते हो, पर ये जो आपकी पार्टी का, और आपने भी बोला था कि एफडीआई मल्टी रिटेल में जो आपने इसका अपोज किया हुआ, ये क्या वजह है? इसमें मैं एक बात बोल दूं कि फॉरेन मनी और लोकल मनी, जैसे रिलायंस में ये रिटेल में करते हैं, उसमें क्या फर्क है? पहली बात है कि भारत सरकार ये भूल जाती है कि हमारा एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इन दिनों अभी तक हमारे मीडिया के मित्रों को सिर्फ ज्यादा जान नहीं गया है, लेकिन इस सरकार ने यूपीए 1 और यूपीए 2, इसने इस देश को सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर बड़े गंभीर घाव किए। और भारत जैसे देश में फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखना, लेटर एंड स्प्रिट में बनाए रखना, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत अनिवार्य है। एफडीआई का डिसीजन भी अगर आगे चल करके स्टेट पर ही डिपेंड करता है, तो कम से कम स्टेट से बात तो करो।
प्रधानमंत्री ने मेरी एनडीसी की मीटिंग में हमें वादा किया था कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी विल कंसल्ट। यानी अगर आप देश में अपनी मनमर्जी से कोई निर्णय कर दो और आप राज्यों पर थोपने की दिशा में जाओगे तो एकाध काम हो भी जाएगा, लेकिन भारत के संघीय ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये उस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं और इसलिए पहली मांग है कि वे कंसल्टेशन करने की आदत बनाएं, कन्विंस करने का प्रयास करें, हो सके उतनों को साथ लेकर के चलें, तब जाकर के निर्णय करें। वो सारी परंपरा खत्म हो गई और इसलिए कभी कभार उनका कोई अच्छा निर्णय होगा तो भी इसके कारण परेशान होगा। आपको विश्वास में लेना पड़ेगा और विश्वास। दूसरी बात, एफडीआई को हम इस रूप में न देखें, रिटेल एफडीआई को, कि सिर्फ वो छोटे छोटे व्यापारियों से जुड़ा प्रश्न है कि व्यापारियों की दुकान बंद हो जाएगी। ये सोच ठीक नहीं है। इस प्रकार का डंपिंग होगा दुनिया भर से ब्रांडेड माल का, तो आपके सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और हमारे छोटे छोटे एसएमईज जो हैं, मान लीजिए एक अम्ब्रेला बनाने वाला छोटा व्यापारी है, वो 10,000 पीस बनाता है साल में, छोटा 6 लोगों को नौकरी देता है। अब कल दुनिया के बाजार से रिटेल का एफडी वाला है, छातों का ढेर लगा देगा, वो 10,000 छाता बनाने वाली इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसके यहां नौकरी करने वाले 25 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स को। तो अगर आप करते हो, और इसलिए आप पहले खिड़की खोलो, थोड़ा उसको उसके साथ टॉप अप करो, फिर जरूरत पड़े तो आधा दरवाजा खोलो, उसके बाद फिर बड़ा दरवाजा खोलो। एक बार देखो तो सही हिंदुस्तान कैसे कर रहा है। इतने बड़े देश में अचानक ऐसी इतनी बड़ी शख्सियत और शक्तियों को अब थोप दोगे तो स्थिति क्या बनेगी? और इसके जवाब अब तक भारत सरकार नहीं दे पाई, और उनके निर्णय करने के बाद भी धरती पर क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। किया निर्णय उन्होंने तो स्टेट्स पे छोड़ दिया, पर ये तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब आपको स्टेट पे छोड़ना था तो निर्णय भी तो स्टेट पे छोड़ना चाहिए था। आप निर्णय खुद कर लेते हो और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पे छोड़ते हो। ये तो एनडीए की पहले प्रपोजल थी मल्टी ब्रांड रिटेल की, पहले भी एनडीए ने तो इश्यू इज नॉट विद एनडीए और यूपीए। सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर में जिसको करना है उसको तो साथ लो भाई, उसके साथ बात तो करो। आपका मतलब प्रिंसिपल के कंसल्टेशन नहीं की, पर आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैंने 2 कारण बताए, और 2 कारण है जिसको प्रोटेक्ट करना हमारे यहाँ हमारी सब प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 1, रोजगारी को कोई धक्का नहीं लगना चाहिए, हमारा नौजवान बेरोजगार नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का छोटा व्यापारी जो होता है, छोटा बिजनेसमैन होता है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस सारे कोई प्रबंध इस पूरे विषय में नहीं है। तो कंज्यूमर इसमें बेनिफिट करेगा, जो आपका चाहता है वो आगे प्राइस। आप सिर्फ कंज्यूमर की बात बता रहे हैं, औरों की बात बता नहीं रहे हैं। जो भारत सरकार बता रही है वो औरों की बात नहीं बता रही है। मैं उस एरिया पे चर्चा कर रहा हूं जिसके प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी डायरेक्शन में लेता हूं जी प्लीज। आपने एनआरआई के चैट में अपना एक नया डेफिनेशन किया सेक्युलरिज्म का। इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्री इज अबव ऑल रिलीजन्स एंड आइडियोलॉजीज। इसका मतलब क्या है कि माइनॉरिटीज को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें मतलब बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। इस देश के हर एक नागरिक को प्रोटेक्शन की जरूरत है, फिर क्या चाह? तो सेक्युलरिज्म क्या है? आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? इस देश के हर एक नागरिक को प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर कहां फर्क पड़ता है कि इसको मिला किसको नहीं मिले? सबको मिलना चाहिए। ये जो तराजू बना दिए गए हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और इसलिए मैं कहता हूं आप जो भी निर्णय करें वो हिंदुस्तान की भलाई के लिए हो, बेनिफिशियरी कोई भी हो, देश का भला हो। निर्णय ऐसे करो ना, क्यों नहीं करते? ओके। और मैं 12 साल से गुजरात में बता, मैं डिस्क्रिमिनेशन का एक इश्यू मेरे सामने नहीं, एक नहीं, नॉट सिंगल। हमारा काम है सबकी भलाई हो, लेकिन जरूरी है क्या
इसका नाम दे करके उसको उकसा करके उससे फायदा उठाओ, इस जाति को भड़काओ, उस जाति को भड़काओ, फलाने को भड़काओ, ढिकने को भड़काओ। अरे भाई, गरीब गरीब है, हर एक का भला करो, हर एक की चिंता करो। जिसकी बेटी पढ़ती नहीं है सबको अब मैं 100% एनरोलमेंट कर रहा हूं। 100% मतलब क्या हुआ? क्या जरूरत है इसको इस दरारों में बांटने की? क्यों एक भी बच्चा क्यों पढ़ाई के बिना रह जाना चाहिए? इसकी पीड़ा होनी चाहिए भाई। तो ये माहौल बदलने की आवश्यकता है। ओके, साहिल जोशी। मोदी जी, आपने जो फिल्म दिखाई उसमें आपने गुजरात के डेवलपमेंट की बात की। आप पिछले करीब 12 साल से मुख्यमंत्री है गुजरात के, लेकिन आपकी सरकार जो थी वो एक पार्टी की सरकार थी और पूर्ण बहुमत आपके पास था। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से देश में कोalition पॉलिटिक्स है, क्या आपकी सरकार अगर कोalition सरकार होती तो क्या इसी तरीके से डेवलपमेंट आप कर सकते थे? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से केंद्र में हम देखते हैं कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार आना काफी मुश्किल है, तो अगर कोalition की सरकार होती है या अलायंस की सरकार होती है तो क्या आप इस तरीके का ग्रोथ मॉडल देश में भी लागू कर पाएंगे? देखिए भैया, कुछ करने के लिए कोalition इज ए प्रॉब्लम, ये जो व्याख्या की गई है इन दिनों, ये अपने साथियों के साथ अन्याय है। कोई मुझे बताएं कि इस वर्तमान सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया हो और कोएलिशन पार्टनरों ने परेशानी पैदा की और उसके कारण नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। और इसलिए मित्रों, अगर आपका इरादा नेक हो और आप लोगों की भलाई करना चाहते हो तो मैं नहीं मानता हूं कि आपके कोई साथी पक्ष आपको छोड़ करके नहीं, ये अच्छा काम नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज देश को समस्या करने के कारण कम है, न करने के कारण ज्यादा है। संदीप बांसे। अभी हो गया मुझे लगता है। विनिवेश के मामले में आपकी क्या सोच है? यहाँ अरुण शौरी सब बैठे हैं, एनडीए की सरकार में विनिवेश हुआ, बहुत सारी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर में जो सिक हैं, जो लॉस मेकिंग हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या उन्हें बेच देना चाहिए? क्या उन्हें स्ट्रेटेजिक सेल के द्वारा बेच देना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल बने और प्राइवेट सेक्टर उसमें निवेश करके उसको ठीक करे? अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, हमारे देश में ये पीएसयूज का जन्म होता है, वो मरने के लिए ही होता है, ये हम भूले नहीं। किसी का बाल मृत्यु हो जाता है, किसी का युवा होने के बाद मृत्यु हो जाता है। कोई एक परिवार को डुबो करके मरता है तो कोई 50 परिवार को डुबो के मरता है, लेकिन मरना तय है। तो एक तो ये स्थिति है। अब इसके रास्ते खोजे गए, तो क्या रास्ते खोजे गए? या तो बंद कर दो या प्राइवेटाइज कर दो, दो रास्ते खोजे गए। मित्रों, गुजरात ने एक तीसरा मॉडल दिया। मेरे यहां आप 2001 या 2 के गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये मेरी कंपनियां देखोगे, सारी कंपनियां लुढ़क चुकी थी। भूकंप का काल था, बैंकों में स्कैम हुआ था, सब कुछ तबाह हो चुका था। शेयर कैपिटल की दुनिया में हम लोग 11 रुपया 12 रुपया पे खड़े हो गए थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जो सबसे पहला डेलीगेशन मिलने आया था वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बड़ौदा का कर्मचारियों का यूनियन मिलने आया था और बड़े परेशान थे। मैं गुजरात में रहता नहीं था, इसलिए मुझे जानकारियां नहीं थी। मैं 2001 तक दिल्ली में था, एनडीए सरकार में काम करता था सबके साथ, तो मुझे वहां की बारीकियां पता नहीं थी। मैंने कहा भाई हुआ क्या? कुछ लोग रोने लगे, बोले हमारी नौकरी चली जाएगी, हम 35-35 साल से यहाँ रहे, क्या होगा? मैंने कहा हुआ क्या भाई? बोले साहब ये जीएसएफसी तो खत्म हो रहा है, हमारी इतने साल हो गए, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे 1 हफ्ता दीजिए। मैंने खुद ने स्टडी किया, स्टडी करके कुछ मैंने परिवर्तन लाए। फिर मैं सभी पीएसयूज का स्टडी किया, सब में परिवर्तन लाए। और मित्रों, मैं एक नया मॉडल डेवलप किया। नया मॉडल ये डेवलप किया
कि गवर्नमेंट पीएसयूज को एक रास्ता था बंद कर दो, दूसरा रास्ता था बेच दो, तीसरा रास्ता मैंने लाया, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाओ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाओ, लीकेजेज बंद करो, इस दिशा में ले जाओ, उसको मैंने कोशिश की। और आज परिणाम ये है कि हमारे पीएसयूज के शेयर मार्केट में हाईएस्ट रेट हम चल रहे हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट इसी 10 वर्ष में हमारे पीएसयूज ने किया। तो हमने एक सिद्ध करके दिया है। लेकिन एज ए फिलोसॉफी मेरा मत है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस। काम ही नहीं है जी, ये सरकार का काम है सब करना। लेकिन बिगड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए मैंने चिंता की। जैसे मैंने अभी रेलवे का बताया, रेलवे का जो मैंने बताया वो इन्हें भी आपने जो सवाल पूछा उसी का है कि भाई आप पूरी रेलवे की पटरी मत दे दो, लेकिन कम से कम आप इस पटरी का मैक्सिमम उपयोग हो, उसके लिए तो आप प्राइवेट पार्टी को इनवाइट करो। और स्कोप है, ऐसा नहीं है कि चीजों को करने में कोई मुश्किल है। तो हमने एक मिली जुली व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मेरा जरूर मत है जी, मुझे एक पुरानी घटना याद आती है। वाजपेयी जी नए पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री के नाते उनका बहुत बड़ा रुतबा था, और ये अशोका होटल का उद्घाटन हुआ, शायद वो सरकार ने बनाई थी, और प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व के साथ जाकर के पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की कि आज अच्छे समाचार है, मैंने ऐसा एक अपने देश को नाज हो ऐसा एक होटल का उद्घाटन किया। और उस दिन अटल जी ने भाषण दिया था, बहुत छोटी आयु थी, नए पार्लियामेंट में आए थे, और उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी जो खुशखबरी आप सुना रहे हो ये मेरे लिए बड़े दुख की खबर है। काश अच्छा होता मेरे देश का प्रधानमंत्री ये आकर के कहता कि आज मैंने कोई अस्पताल का उद्घाटन किया है। देश को अस्पताल चाहिए कि होटल चाहिए? सरकार का काम अस्पताल बनाना है, होटल बनाना नहीं है। ये उस समय उस आयु में मेरी पार्टी के विचार थे। तो ये मैं मानता हूं कि हमारी प्रायोरिटी अलग होनी चाहिए। The gentleman at the back with earphones, he's got his hand up for the longest time. Let's take his question, please. Thank you, Rahul. I was afraid it was only people whom you knew by name on the first row that would get to ask questions. Namaskar, Mr. Modi. Namaskar, Mr. Modi. We've been using the word friends many times, so I will say this. Maramitra Kemcho. मजा बचो। Tumnae Mudine Anand Tayo. It's nice to meet you. So, but as you can hear, my Gujarati and Hindi skills are limited, so I'll have to ask my question in English. That is okay. Now, I can clearly hear that you can speak every bit like the presidential candidate you are perceived to be. This nation, India, to be moved forward by you or by anybody else would need to be whole and healed. What would you do to ensure that going forward India remains whole and comes healed? वो जानना चाहते हैं कि जख्म जो हैं जो भरे नहीं हैं उन जख्मों को आप भरेंगे कैसे? एक है विकास की बात, जख्मों को कैसे भरेंगे आप? कि जो जख्म भरे हैं अभी भी, अगर आप आगे चल के देश को चलाना चाहते हैं तो कई लोग हैं जो मानते हैं कि जख्म भरे नहीं है, उन जख्मों को आप कैसे भरें? मैं समझता हूं कि ये परसेप्शन का सवाल है, और आपका जो परसेप्शन है मेरा परसेप्शन नहीं है। Okay, let आप कैसे हील कैसे करेंगे, यूनाइट कैसे करेंगे देश को हील कैसे करेंगे, यूनाइट कैसे करेंगे, ताकि सब साथ में रहें, देश के जितने भी लोग हैं सब साथ में रहें? मैंने मेरे भाषण के प्रारंभ में मैंने यही कहा है कि जैसे मेरा गुजरात एक्सपीरियंस है, मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया। एक ऐसा देशभक्ति का ज्वार भर जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोगों को लगता है हाँ यार ये करना है, ये होना है। तो हमने हमारे देश को आगे ले जाना, ये देश का मंत्र बनाना पड़ेगा। अगर 125 करोड़ देशवासी तय करें यार हमको देश आगे ले जाना है, आप देखिए, और मैं उदाहरण बताऊं, यह देश विदेश से धन मंगवाता था, गेहूं मंगवाता था,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, यही जमीन यही पानी यही खेत यही किसान। उसने मेहनत की, देश के अन्न का भंडार भर दिए। आज 30-30 साल हो गए इस देश को अन्न बाहर से नहीं लाना पड़ा। मतलब मोटिवेट किया, लोगों को ताकत दी, काम किया। और इसलिए आवश्यकता है एक प्रॉपर लीडरशिप की, एक विजन की, और बिना स्वार्थ को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने की। तो मैं समझता हूं ये चीजें कठिन नहीं है। Javed had a question. Modi ji, this is not the first time that you'll be asked this question. You often avoided answering it, so I'll try and rephrase it. You said what happened in 2002 was unfortunate. Do you at least regret what happened under your watch? मैं समझता हूं कि इस विषय को मैं बहुत बार कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, और आप ही को लोगों को कह रहा हूं। एक बार फिर कह दीजिए। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल इसलिए बाकी रखूं ताकि मैं अगली बार भी बुलाओगे ना, बुलाओगे भाई, ये आप जवाब दे दीजिए। तो आप लोगों का काम चालू रहेगा। और देश की सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुकी है, देश की जनता जवाब दे चुकी है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो भी चलेगा। इसमें एक बात मैं कह दूं, आप जब ये राइट्स हुए थे 2002 में, आप इसके चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एज नो कोर्ट हैज इंडाइटेड यू, नो SIT has found you guilty in any way, but as the head of that state, do you take the responsibility of what happened? ये सारे विषय में बोल चुका हूं। फिर बोल दीजिए। नहीं, आप निकालिए सारे पुराने सारे डॉक्यूमेंट निकालिए, आपको सब मिल जाएगा। मैं यही कह रहा हूं ना, आपको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल। इंटरनेट पे जाइए, यहीं में बैठा हुआ आप निकाल सकते हो। मैंने आप कीजिए ना, अच्छा होगा, क्योंकि वही रिकॉर्ड काम आएगा आपको, वही रिकॉर्ड का, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है वही रिकॉर्ड का उपयोग कीजिए। मैं कभी घबराया नहीं हूं, वरना आता नहीं दिया टूडे के कार्यक्रम में भैया। हाँ, और 50 बार आप लोगों के खेल देख चुका हूं तो भी आता हूं। Okay, last question. Okay, Gaurav has a question. Gaurav Bhatia. मोदी जी, आपने युवा शक्ति की बात की। हाउ टू अट्रैक्ट ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। जैसे IT की बात की, युवाओं ने IT में दिखाया, आपने बताया जैसे। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने महिलाओं का एग्जांपल दिया, वैसे युवाओं के लिए क्या है? और ट्रेडिशनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसे मनी पॉलिटिक्स, मसल पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें यूथ पावर को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या कर रहे हो और क्या सलाह है हमारे जैसे यूथ के लिए? ये कहना कि आज जो पॉलिटिक्स में सब बुद्धू है, ये उचित नहीं होगा। आज भी राजनीति में बुद्धिमान क्षमतावान लोग हैं, और मेरा मत है कि हमने कोई ऐसी व्यवस्था खोजी होगी ताकि बहुत बड़ी मात्रा में जो जिसका DNA भले पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन जिसको लगता है कि इस फील्ड के माध्यम से मैं देश की सेवा कर सकता हूं, उनको एनकरेज करने का माहौल खड़ा हो, उनको अवसर मिले बहुत कम मात्रा में, और वो भी ज्यादातर जिसके पिताजी राजनीति में हैं उनके बेटे आते हैं। वो भले पढ़े लिखे होंगे, देश में पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ज्यादातर वो आते हैं। समाज जीवन में से मेरा एक अनुभव बताता हूं। मैंने पिछले दिनों मेरे यहां पंचायतों के चुनाव हुए थे, और मैंने ट्राइबल बेल्ट का देखा और मैंने शहरों का देखा। शहरों में जो लोग चुन करके आए थे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम था। ट्राइबल बेल्ट में मैंने देखा, पंचायत में सरपंच बना था, तहसील का पदाधिकारी बना था, मोस्ट ऑफ देम वर ग्रेजुएट। मैं ट्राइबल की बात करता हूं, गुजरात की। और जो महिलाएं जीत करके आई थी वो करीब करीब 10वीं 12वीं कक्षा की ट्राइबल महिलाएं थी। यानी एक बड़ी मेरे मन में आनंद और आशा का विश्वास बना था कि बदलाव आ रहा है।
ग्रासरूट लेवल पर मैं देख रहा हूं कि काफी अच्छे पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मोदी जी, हाल ही में आपको वॉर्टन यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था स्पीच देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन फिर एक बहुत जबरदस्त ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट हो गया कि नहीं, मोदी जी को नहीं आने देना, उनको हम नहीं बोलने देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये चिंता है, जैसे आप अगले कुछ महीने में आगे बढ़ते हैं, कि नरेंद्र मोदी अभी भी कई लोगों के लिए एक डिविसिव फिगर है, एक यूनिफाइंग फिगर नहीं है। जितने लोग आपको पसंद करते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, उतने ही लोग आपसे खौफजदा भी रहते हैं, आपसे डरते भी हैं। उनको चिंता होती है अगर मोदी आगे दिल्ली न जाने का होगा। अभी भी आपको एक यूनिफाइंग फिगर के तौर पे नहीं देखा जाता, ऐसा आप क्यों मानते? आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता? इसका एनालिसिस मैं तो नहीं कर सकता हूं, कोई और ही कर सकते हैं। मैं अपना एनालिसिस तो नहीं कर सकता हूं। क्या आप उसको लेकिन मेरे रोजमर्रा के जीवन में, मेरे काम करते जीवन में जिनसे मेरा सीधा संबंध आता है, उसमें मैंने अब तक ऐसी कोई अनुभव नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। और फिर भी मुझ में कुछ कमी हो तो मेरे ध्यान में आएगा तो खुद सुधार करूंगा, कोई ध्यान में आएगा तो भी सुधार करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे समाज का काम करना है, लोगों का काम करना है, मुझे लोगों को साथ लेके चलना है। अभी तो मेरे ध्यान में कुछ आया नहीं है और न ही मुझे ऐसा अनुभव आ रहा। क्या आपको लगता है कि आपको आगे चलते हुए अपने काम करने के तरीके को कुछ बदलने की जरूरत है? क्योंकि कई लोग हैं, जैसे फर्ज कीजिए, मैं समझता हूं मैं अभी जो काम कर रहा हूं मेरा यूएसपी है और उसी के कारण मेरे राज्य को इतना आगे बढ़ गया हूं, मैं सफलता मिली है मुझे उस यूएसपी को आगे चलाना है। मैं नहीं मानता हूं कि मेरी यूएसपी में ऐसा कुछ गलत है जिसको आप उंगली उठा सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को एलाइज ढूंढने में प्रॉब्लम होगी आपके हिसाब से? जैसे नीतीश कुमार हैं, जहां जहां पर भी मुस्लिम वोट है वहां पे क्या आपको लगता है कि एलाइज आपके साथ जुड़े नहीं? ये सब आपको 24 घंटे चैनल के विषय है। देश इनके आधार पर नहीं चलता, चैनलें चलती है, देश चलाने के तरीके अलग होते हैं और ये आपके हिसाब के साथ काम नहीं आता। Well, the Gujarat Chief Minister has spoken. Several questions have been asked. He's answered them in the manner that he deemed best. He's spoken of a vision for India. Now it is for the people to decide whether they buy into the Namo mantra. Will it work? It's for people who are watching this, the India Today Conclave. It's for people who are watching at home to decide whether they want to buy into the Namo mantra. He says that's his USP. He intends not to change it. He's bashing on regardless. Mr. Narendra Modi for joining us at the India Today Conclave 2013. Thank you very much.